दिसंबर 2012 में एक स्पेनिश न्यूज़पेपर ने पोल निकाला ये जानने के लिए कि उस सीजन की सबसे वर्स्ट साइनिंग कौन सी है। रीडर्स ने इस पे वोट किया एंड फाइनली जो आदमी जीत के आया विद 32% वोट्स वो था 27 ईयर ओल्ड क्रोएशियन मिडफील्डर लूका मॉड्रिच, जो कि रियल मैड्रिड के लिए साइन हुए थे। उस टाइम तक उनके नाम एक गोल था, एक असिस्ट था, स्टार्टिंग 11 का वो पार्ट भी नहीं थे। इतनी बार तो वो बेंच से आए थे जितनी बार उन्होंने शायद मैच स्टार्ट भी नहीं किए थे। रियल मैड्रिड के लिए वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिडफील्डर साइनिंग जो थी वो उस टाइम पे एक एक्सपेंसिव मिस्टेक लगने लग गई थी। अब मैं चाहता हूं कि आप इस इमेज को होल्ड करके रखना, जहां पे लूका मॉड्रिच को 2012 में ला लीगा की वर्स्ट साइनिंग बोल दिया गया था, जहां पे रियल मैड्रिड फैंस जो हैं वो चाहते थे कि यार ये चला जाए बंदा, ये क्लब में कर क्या रहा है। बिकॉज 6 साल के बाद वही सेम प्लेयर, सेम लीग में, सेम टीम में एंड वही सेम जर्सी पहने हुए बैलन डॉर जीत जाता है, जो अवार्ड सिर्फ हमारे हिसाब से मेसी एंड रोनाल्डो के लिए बना था, जो पिछले डिकेड में इन दोनों के अलावा किसी ने भी नहीं जीता था। एंड फाइनली एक मिडफील्डर जो ऐसी कंट्री से आता है जिसकी पॉपुलेशन शायद 4 मिलियन भी नहीं होगी, वो पेरिस में एक शो में स्टेज में कदम रखता है और जिस अवार्ड पे मेसी एंड रोनाल्डो की मोनोपोली थी वो उनके हाथ से छीन लेता है। बट यहां पे आता है वो पार्ट जो इस स्टोरी को थोड़ा सा अलग बनाता है। यूजुअली फुटबॉल में जो रिडेम्पशन स्टोरीज होती हैं वो प्लेयर की गलती से स्टार्ट होती हैं। कोई बैड एटीट्यूड दिखाता है, कोई लैक ऑफ डिसिप्लिन दिखाता है, कोई रॉन्ग डिसीजन दिखाता है। बट लूका मॉड्रिच ने कोई मिस्टेक नहीं करी, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। जो सिस्टम था उसमें वो फिट ही नहीं हो पा रहे थे, जो टाइमिंग थी वो बहुत गलत थी, जो फैंस थे उन्होंने बहुत जल्दी जज कर लिया था। बट उन्होंने ये सब सर्वाइव किया वेरी क्वाइटली, बिना कोई ड्रामा क्रिएट करे हुए, बिना कोई ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाले हुए, विदाउट किसी मैनेजर को ब्लेम करे हुए। बात करते हैं उस प्लेयर की कहानी के बारे में जिसकी शुरुआत होती है एक रेफ्यूजी होटल से क्रोएशिया में वॉर के टाइम पे। वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है टू वर्स्ट मिडफील्डर ऑफ ला लीगा एंड वहां से द बैलन डॉर विनर। द बॉय फ्रॉम द वॉर। रियल मैड्रिड में 2012 में क्या हुआ था ये समझने के लिए आपको क्रोएशिया में 1991 में क्या हुआ था ये समझना बहुत जरूरी है। लूका मॉड्रिच का जन्म सितंबर में 1985 में हुआ था एक छोटी सी जगह मॉड्रिची में, वेलेबिड माउंटेन्स के नीचे एंड एक कोस्टल एरिया के पास जिसका नाम था ज़दर, बट उस टाइम पे इसे बोला करते थे यूगोस्लाविया। उनके ग्रैंडफादर जिनका नाम भी लूका मॉड्रिच था वो उस टाइम पे आसपास के एरिया में या फिर रोडों के आसपास गाय भैंस चराया करते थे। जब लूका मॉड्रिच छोटे बच्चे थे तो वो अपने ग्रैंडफादर के घर पे रहा करते थे, वहीं पे सोया करते थे, उन्हीं के साथ हंटिंग पे जाया करते थे, वहीं पे फुटबॉल भी खेलते थे। यानी कि ये दादा और पोते का जो रिश्ता था बिल्कुल इनसेपरेबल था। एंड उसके बाद क्रोएशिया इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, जिसकी वजह से अब जो वॉर है वो उनके गांव में भी आ गई थी। दिसंबर 8, 1991 को जो सर्बिया मिलिशिया थी उन्होंने लूका मॉड्रिच के ग्रैंडफादर लूका मॉड्रिच सीनियर काइंड ऑफ उनको रोड के आसपास गाय भैंस चराते हुए पकड़ लिया। सर्बिया मिलिटेंट्स ने उस टाइम पे लूका मॉड्रिच सीनियर को एग्जीक्यूट कर दिया, वहीं पे उसी जगह पे उनके साथ साथ गांव के 5 और लोगों को। इस टाइम पे हमारे प्लेयर लूका मॉड्रिच सिर्फ 6 साल के थे। इसके बारे में लूका मॉड्रिच ने बहुत कम बात करी है, बट उन्होंने एक बार ये बोला था कि जब मेरे ग्रैंडफादर डेड कैस्केट में पड़े थे तो मेरे फादर ने उन्हें फाइनल किस देने के लिए बोला था। जो उनका फैमिली होम था उसमें आग लगा दी गई, अब उस घर में से घास फूस एंड बेफालतू के पेड़ उगते हैं। इवन आज की डेट में अगर आप उस प्रॉपर्टी के पास जाते हो तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ है कि इससे दूर रहें, यहां पे माइंस है। आप सोच के देखिए, फुटबॉल हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर जो उसका घर है उसके आसपास आज भी माइंस है। जो उनकी फैमिली थी वो वहां से 40 किलोमीटर दूर ज़दर में चले गए एंड इस टाइम पे वो रिफ्यूजी बन गए थे। वहां पे वो रुकते हैं होटल कोलोवेर में, जो कि एक ऐसी जगह थी जहां पे बहुत सारे रिफ्यूजीज आपस में आके रुके हुए थे। वहां पे ना तो खाने की गारंटी थी, ना पानी की, ना इलेक्ट्रिसिटी की। गारंटी थी तो सिर्फ एक चीज की, बार बार बॉम्ब्स की आवाज आना, शेलिंग की आवाज आना। एंड उस रेफ्यूजी होटल के कॉरिडोर्स में एक छोटा सा बच्चा था जो अपनी बॉल से खेलता रहता था, दीवार के साथ उस बॉल पे मारता रहता था बहुत घंटों तक। योसेफ बाइलो फर्स्ट टीम कोच हुआ करते थे उस टाइम पे फुटबॉल टीम एनके ज़दर के। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसे लड़के के बारे में सुना जो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, जो हमेशा बॉल के साथ खेलता रहता है, इवन अगर वो सोने भी जाता है तो उस बॉल को अपने साथ लेके जाता है। बाइलो उस लड़के से मिलने के लिए जाते हैं उस रेफ्यूजी होटल में एंड वो एकदम से उसे साइन कर लेते हैं। उनके बचपन के दोस्त मारियान बुलेट इस टाइम पे उनके साथ ट्रेन किया करते थे। उन्होंने बताया कि ऐसा कितनी ही बार होता था कि जब वो दोनों ट्रेन करने जाते थे तो ऊपर से शेलिंग या फिर बॉम्ब्स जो है वो गिरते रहते थे एंड वो भाग भाग के शेल्टर्स ढूंढते रहते थे। ऐसा कितनी बार हुआ कि उन्होंने ट्रेनिंग शेल्टर्स या फिर बॉम्ब्स के बीच में करी है। ये उनकी नॉर्मल लाइफ थी। ये जो लड़का था लूका मॉड्रिच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, बट अपनी एज के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा वीक प्लेयर था। हाइडुक स्प्लिट जो कि ज़दर के पास का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब था, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा छोटा है एंड बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है। बट एक कोच टॉमिस्लाव बेसिच ने उसमें कुछ अलग देखा। वो मॉड्रिच को लेके चले जाते हैं क्रोएशियन क्लब डिनामो ज़ाग्रेब में
एंड लूका मॉड्रिच का करियर वहां से शुरू हो जाता है, बट जो वॉर थी वो अभी भी चल रही है, यानी कि वॉर ने उनका पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। जब लूका मॉड्रिच ने अपनी फर्स्ट प्रोफेशनल सैलरी ली तो उन्होंने सबसे पहले जाते ही अपने पेरेंट्स के लिए एक घर खरीदा, बिकॉज वो फैमिली जो अपने जलते हुए घर को छोड़ के भागी थी, रेफ्यूजी होटल में जाके रुकी थी, एटलीस्ट वो अब फाइनली एक घर डिजर्व करते थे। एंड आई थिंक यहां तक की स्टोरी आपको इस प्लेयर के बारे में सब कुछ बताती है, इससे पहले कि हम उसके फुटबॉलिंग जर्नी के बारे में और बातें करें। व्हाट वेंट रॉन्ग एट रियल मैड्रिड। अब हम आ जाते हैं सीधा रियल मैड्रिड पे। अगस्त 2012 में रियल मैड्रिड टॉटनहम हॉटस्पर से साइन करती है क्रोएशियन मिडफील्डर लूका मॉड्रिच को फॉर द फीस ऑफ अराउंड 30 मिलियन यूरोज। टेक्निकली प्लेयर साइन करने के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाना चाहिए था, सबको एक्साइटेड हो जाना चाहिए था, बट ये ट्रांसफर इतना मुश्किल था कि सब कुछ शुरुआत से गलत होने लगा था। ये ट्रांसफर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। टॉटनहम हॉटस्पर के चेयरमैन डैनियल लेवी ने इसको बहुत ज्यादा नेगोशिएट ना करने से मना कर दिया था, एज यूजुअल जैसे उन्होंने बेल के टाइम पे किया था। फिर ये नेगोशिएशन बहुत ज्यादा ड्रैग हुई एंड फाइनली लूका मॉड्रिच रियल मैड्रिड के लिए साइन हुए। एंड जब वो रियल मैड्रिड आते हैं तो टाइम बहुत आगे निकल चुका था, वो सीजन स्टार्ट होने के जस्ट आसपास ही आए थे। उनके पास कोई प्रॉपर टाइम नहीं था प्री सीजन करने का, उनके पास कोई टाइम नहीं था सिस्टम को समझने का, अपनी फिटनेस बनाने का कोई भी टाइम नहीं था। अपनी साइनिंग के सिर्फ 2 दिन के बाद वो स्पेनिश सुपर कप में खेलते हैं अगेंस्ट बार्सिलोना। सिर्फ 2 दिन, यानी कि पेपर वर्क से सीधा फुटबॉल सिर्फ 2 दिन के अंदर उनको करवा दिया गया। मेरे हिसाब से ये कुछ इस तरीके से है कि आप किसी आदमी को उठाओ, सीधा ओशन में फेंक दो और बोलो कि अब तू तैर के निकल जा। एंड मोरिनियो का सिस्टम स्पेसिफिकली उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पे रियल मैड्रिड खेलती थी विद 4-2-3-1 विद ओजिल एज नंबर 10। मिडफील्ड का जो पिवट था वहां पे आते थे जावी अलोंसो एंड खदीरा, एक थे रनर एंड दूसरे थे कंट्रोलर। मॉड्रिच इनमें से कुछ भी नहीं थे, वो थे एक ड्रिबलर, एक टेक्नीशियन, एक ऐसा प्लेयर जो एक्सपर्ट है जब बॉल उसके पास टाइट स्पेसेस में होती है वहां से वो अपना मैजिक दिखाता है। बट मोरिनियो के उस सिस्टम में इस टाइप के स्टाइल ऑफ प्ले के लिए उस टाइम पे कोई जगह नहीं थी। उनकी ज्यादातर अपीयरेंसेस जो है वो सिर्फ बेंच से हुई थी एंड जितने भी मैचेस उन्होंने खेले उसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल लॉस्ट लगते थे। जो ला लीगा की पेस थी वो प्रीमियर लीग से बिल्कुल ही अलग थी। जो फिजिकल डिमांड चाहिए थी मोरिनियो को उनके प्रेसिंग सिस्टम के लिए वो बिल्कुल अलग थी, जिस तरीके की आदत लूका मॉड्रिच को टॉटनहम हॉटस्पर में थी। क्रिसमस आते आते उनके पास थे 1 गोल 1 असिस्ट, दैट्स ऑल। 30 मिलियन की साइनिंग दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब में एंड सिर्फ 1 गोल 1 असिस्ट। उसके बाद आती है पोलिंग। मार्का, जो कि मैड्रिड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर है, वो ऑनलाइन एक पोल चलाते हैं। वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन 32% वोट के साथ लूका मॉड्रिच इस अनफॉर्चुनेट पोल को जीत लेते हैं। वो एलेक्स सॉन्ग को हरा देते हैं, वो टेक्निकली सबको हरा के वर्स्ट प्लेयर बन जाते हैं। द वर्स्ट साइनिंग इन ला लीगा। आप सोच के देखिए ये लाइन किसी भी आदमी के लिए क्या कर सकती है। ये कोई सिर्फ बैड परफॉर्मेंस की बात नहीं है या कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक वोट था। आपके खुद के क्लब के फैंस, वही क्लब जिसको आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो आपको बोल रहे हैं कि आप हमारे क्लब की वर्स्ट साइनिंग हो। बट यहीं पे आती है वो चीज जो लूका मॉड्रिच को क्लब के बाकी प्लेयर से बहुत अलग बनाती थी। उन्होंने यहां पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी, उन्होंने कोई क्लब छोड़ने का ड्रामा नहीं करा, उन्होंने कोई जर्नलिस्ट या प्रेस में जाके कोई शोर शराबा नहीं मचाया, ना उन्होंने सोशल मीडिया पे जाके कोई दुख भरी पोस्ट लिखी। उन्होंने सिर्फ एक चीज करी, दैट इज ट्रेनिंग। वो हर दिन ट्रेन करते रहे वेरी क्वाइटली। मोरिनियो, जो कि वो मैनेजर थे जिनके सिस्टम में लूका मॉड्रिच कभी फिट हुए ही नहीं, वो उनको पब्लिकली डिफेंड करते थे। वो हमेशा कहते थे कि मैं सारे मद्रिदिस्ता से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस प्लेयर को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। एक ऐसा टाइम आएगा जब सैंटियागो बर्नाब्यू इस प्लेयर के प्यार में पड़ जाएगा। सालों बाद मोरिनियो ने बोला, जब मैं लूका मॉड्रिच को रियल मैड्रिड लेके आया था तब स्पेनिश प्रेस ने, इवन क्लब के फैंस ने उनको वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सेंचुरी बता के मुझे मॉक करना शुरू कर दिया था। बट अब मुझसे ज्यादा कोई भी खुश नहीं है, बिकॉज मैं लूका मॉड्रिच को सबसे पहले रियल मैड्रिड लेके आया था। मोरिनियो ने ये चीज सबसे पहले देखी थी, इवन तब भी देखी थी जब उनको पता था कि ये जो मेरा सिस्टम है इसमें लूका मॉड्रिच फिट नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल वो उनको हमेशा सपोर्ट करते थे। फैंस ने देखा एक फ्लॉप प्लेयर, मोरिनियो ने देखा एक फ्यूचर लेजेंड, एंड एज यूजुअल मोरिनियो यहां पे फैन से जीत गए। द मोमेंट एवरीथिंग चेंज्ड। अब आता है 2013 का समर, जहां पे जोसे मोरिनियो रियल मैड्रिड से जा चुके थे एंड वहां पे एंट्री होती है कार्लो एंचेलोटी की। एंड यहां पे आता है एक डिसीजन जिसका लूका मॉड्रिच से कुछ भी लेना देना नहीं था, बट वो लूका मॉड्रिच का करियर बदल के रख देता है। एंचेलोटी ओजिल को आर्सेनल को बेच देते हैं। जी हां, मेसूत ओजिल, द नंबर 10 ऑफ रियल मैड्रिड। वही प्लेयर जो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में क्रिएटिव स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता था, अब वो फाइनली रियल मैड्रिड से जा चुका है। ऑब्वियसली मेसूत ओजिल को इसलिए बेचा गया था ताकि गैरेथ बेल के ट्रांसफर के लिए जो फंड्स हैं वो वहां से अरेंज करे जा सके। ये जो ओजिल की एक सेल हुई थी, इसकी वजह से रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में एक गैप हो गया था, एंड उस गैप को भरने के लिए स्टेप अप करते हैं लूका मॉड्रिच।
बट यहां पे ये कहानी एक प्लेयर के सिर्फ टीम से जाने की नहीं है, बल्कि पूरा सिस्टम चेंज हो जाने की है। मोरिनियो खिलाया करते थे 4-2-3-1, एक रिजिड स्ट्रक्चर जहां पे नंबर 10 के पीछे 2 मिडफील्डर हुआ करते थे। मॉड्रिच इस पिवट में फिट नहीं होते थे बिकॉज वो जाबी अलोंसो नहीं थे जो बॉल को कंट्रोल करते थे, ना कि वो खदीरा थे जो कि बॉक्स टू बॉक्स रनर थे। वो शायद इन दोनों के बीच में से कुछ थे, बट ये जो मोरिनियो के सिस्टम में कुछ होता है, इसका मतलब बेंच हो जाता है। एंचेलोटी आते ही इस फॉर्मेशन को स्विच कर देते हैं टू 4-3-3, यानी कि एक 3 मैन मिडफील्ड, एंड ऐसा करते ही एक रोल यहां पे बन जाता है जो रोल कभी लूका मॉड्रिच के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक ऐसा रोल जिसमें एग्जैक्टली वही चाहिए था जो लूका मॉड्रिच किया करते थे, दैट इज टेक्निकल एबिलिटी एंड उसके साथ साथ विजन, यानी कि टाइट स्पेसेस में अंडर प्रेशर बॉल को रिसीव करना और वहां से टीम के लिए कुछ क्रिएटिव करना। उसके बाद फॉलोइंग समर आते टोनी क्रूज फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, एंड उनके साथ साथ अब कैसेमीरो को भी टीम में मौका मिलना शुरू हो गया था। मॉड्रिच, क्रूज, कैसेमीरो, रियल मैड्रिड की हिस्ट्री की जो सबसे ग्रेटेस्ट मिडफील्ड है वो यहां पे जन्म ले लेती है। कोई ऐसी मिडफील्ड नहीं जो किसी जीनियस ने डिजाइन करी थी, बल्कि एक ऐसी मिडफील्ड जो असेंबल हुई थी एक एक्सीडेंट से। एक ऐसा प्लेयर जिसे सब बोलते थे वर्स्ट प्लेयर, एंड शायद रियल मैड्रिड उसे सोल्ड करने वाली थी। एक ऐसा प्लेयर जो बायर्न म्यूनिख से आता है, एंड उसके बाद एक ऐसा प्लेयर जो अपनी अकेडमी में सब कुछ करके अब फाइनली जो हमारी सीनियर टीम है उसमें अपनी जगह बनाना शुरू कर देता है। कैसेमीरो करते हैं डिस्ट्रॉइंग वाला पार्ट, वो बॉल को छीन लेते हैं, अटैकर्स के साथ टैकल करते हैं, अपने डिफेंस को शील्ड करते हैं, जिसकी वजह से क्रूज को मिलती थी टेम्पो डिक्टेट करने की फ्रीडम, जिससे वो लॉन्ग पासेस कर पाते थे, प्ले को स्विच कर पाते थे एंड पिन पॉइंट एक्यूरेट पासेस दे पाते थे। एंड इसकी वजह से मॉड्रिच को मिलती थी वो करने की फ्रीडम जो शायद कोई नहीं कर पाता था। मिडफील्ड में ड्रिबल करना, लाइंस को ब्रेक करना, चांसेस क्रिएट करना एंड बॉक्स में लेट अराइव करके या तो गोल स्कोर करना या एक और चांस बना देना। ये जो सिस्टम था ये मॉड्रिच के हिसाब से चेंज नहीं हुआ था, बल्कि ये चेंज हुआ था दूसरे कारणों से, जैसे कि मोरिनियो का चले जाना, ओजिल को बेच देना, क्रूज का आ जाना एंड उसके बाद कैसेमीरो का एकदम इस तरीके से अच्छा परफॉर्म करना कि उनको सीधा प्रमोट कर दिया गया। एंड इसके बाद सडनली जो स्पेस लूका मॉड्रिच को चाहिए था वो एकदम से उनके आगे अपेयर हो जाता है। उन्होंने कोई जबरदस्ती करके अपने आप को फोर्स नहीं करा, बल्कि फुटबॉल ने फाइनली लूका मॉड्रिच के लिए एक जगह ढूंढ ली थी। उसके बाद आता है मार्च 2013, यहां पे आता है लूका मॉड्रिच का एल क्लासिको का पहला असिस्ट, जहां पे वो रामोस को एक असिस्ट देते हैं एंड रामोस वहां से हेडर मार के रियल मैड्रिड को 2-1 जितवा देते हैं। यहां पे बर्नेबाउ देखता है वो मोमेंट जिसके लिए जोसे मोरिनियो उनको कई साल से रिमाइंड करा रहे थे एंड पेशेंट रहने के लिए बोल रहे थे। 2014 आते आते लूका मॉड्रिच रियल मैड्रिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिडफील्डर बन जाते हैं। कोई ऐसे प्लेयर नहीं जो बहुत शौशा वाले हैं, या फिर कोई ऐसे प्लेयर नहीं जो बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट पेड है, कोई ऐसे भी प्लेयर नहीं जिसके बारे में सारी दुनिया बात कर रही है, बल्कि एक ऐसे प्लेयर जिनकी प्रेजेंस जो है आपके बाकी प्लेयर्स को बेटर बना देती है। जिस मोमेंट आप उस प्लेयर को हटा देंगे, आपकी पूरी टीम कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देती है। वो प्लेयर जिसे 18 महीने पहले स्पेन ने अपनी वर्स्ट साइनिंग बोला था, अब वो रियल मैड्रिड के लिए एक इंडिस्पेंसिबल प्लेयर बन गया है। एंड वही फैंस जिन्होंने इस चीज के लिए वोट करी थी, अब वो उस चीज को याद भी नहीं करते हैं, भूल गए हैं एंड लूका मॉड्रिच के गाने गाते हैं। द डायनेस्टी ही बिल्ट। May 24, 2014 लिस्बन, यहां पे चल रहा था चैंपियंस लीग का फाइनल, रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, जहां पे एटलेटिको मैड्रिड 1-0 लीड कर रही थी। मैच चल रहा था स्टॉपेज टाइम में, तब आता है 93rd मिनट, यानी कि टेक्निकली शायद एक लास्ट चांस था। उसके बाद मिलती है कॉर्नर किक लेफ्ट साइड पे, जहां पे एक प्लेयर उस बॉल के पास खड़ा था, उस बॉल को सेट कर रहा था एंड इस प्लेयर का नाम था लूका मॉड्रिच। लूका मॉड्रिच ने इस मोमेंट के बारे में कई बार बात करी है। उन्होंने बताया कि इस तरीके का कॉर्नर जो हमने उस दिन मारा था, उसके लिए हमने ट्रेनिंग में बहुत बार प्रैक्टिस की थी। हमने उस तरीके का कॉर्नर पहले भी ट्राई किया था, जैसे कि चैंपियंस लीग मैच में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख एंड उसके अलावा ला लीगा में भी कई बार। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उस बॉल को रामोस के एरिया में डालना, जो कि मैंने कर दिया था। उन्हें पता था कि रामोस कहां से रन बनाएंगे एंड रामोस को भी पता था लूका मॉड्रिच कहां पे बॉल डालने वाले हैं। एक ऐसा कॉर्नर जो उन्होंने शायद ऑलमोस्ट 100 टाइम्स प्रैक्टिस किया होगा, बट फाइनली वो प्रैक्टिस आज पेड ऑफ कर गई। ऑब्वियसली उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ था उस फेमस मोमेंट पे। रामोस मारते हैं हेडर, मैच हो जाता है 1-1, एक्स्ट्रा टाइम में रियल मैड्रिड जीत जाती है 4-1 एंड हम जीतते हैं द ला डेसिमा, यानी कि रियल मैड्रिड की 10th चैंपियंस लीग, जिसके लिए सैंटियागो बर्नेबाउ ने लास्ट 12 साल से वेट किया था। यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि वो मोमेंट, वो बॉल, यानी कि वो डायनेस्टी जो ला डेसिमा के साथ शुरू हुई थी, वो फाइनली लूका मॉड्रिच ने डिलीवर करी थी। उसके बाद आता है 3-peat, यानी कि 2016, 17, 18, जहां पे रियल मैड्रिड बैक टू बैक 3 चैंपियंस लीग जीतती है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो किसी ने भी नहीं किया था एंड शायद कोई आने वाले टाइम में भी नहीं कर पाएगा। एंड इन सारे फाइनल्स में एक आदमी जो कांस्टेंट था, उसका नाम था लूका मॉड्रिच। ना रोनाल्डो, जिन्होंने ऑब्वियसली गोल स्कोर करे थे, ना रामोस, जिन्होंने ऑब्वियसली इतना सारा ड्रामा दिया था, ना जिदान, जो कि इस मिरेकल के ऑर्केस्ट्रेटर थे। सिर्फ थे लूका मॉड्रिच, एक इनविजिबल इंजन जो इन सारी विंस के पीछे थे। उन्होंने कोई स्पेक्टेकुलर गोल स्कोर नहीं करे, उन्होंने कोई हेडलाइंस नहीं बनाई न्यूज़पेपर्स की अपनी सेलिब्रेशंस के साथ, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट मैच इंटरव्यूज को डोमिनेट किया।
उन्होंने सिर्फ एक चीज करी, उन्होंने मिडफील्ड को इतने अच्छे से कंट्रोल करके रखा सो दैट रोनाल्डो अपनी स्कोरिंग पे फोकस कर सके। बेंजेमा टेंशन फ्री होके रोनाल्डो एंड बेल के लिए वहां पे स्पेस क्रिएट कर सके। बेल टेंशन फ्री होके सिर्फ चैनल्स में अपनी रन बना सके एंड वहां पे फोकस कर सके। ये जो अटैक था ये इसलिए काम कर पाया बिकॉज जो हमारी मिडफील्ड थी वो काफी स्टेबल थी एंड ये मिडफील्ड स्टेबल हो पाई जिसमें बहुत बड़ा हाथ था लूका मॉड्रिच का। 6 चैंपियंस लीग टाइटल्स विद रियल मैड्रिड, किसी भी मिडफील्डर के लिए सबसे ज्यादा टाइटल्स रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में। एंड उन्होंने ये सब उसी क्लब में जीता जहां पे 6 साल पहले उन्हीं फैंस ने उन्हें अपने क्लब की वर्स्ट साइनिंग बता दिया था। यूएफए इसको बहुत अच्छे से बोलते हैं, वो कहते हैं कि यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल फ्लॉ इन लूका मॉड्रिच गेम। तो आप सोच के देखिए, वर्स्ट साइनिंग, 6 चैंपियंस लीग, सेम शर्ट, सेम बैज एंड वो फैंस भी सेम थे। द नाइट ही बिकेम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। उसके बाद आता है समर 2018 जहां पे रशिया में वर्ल्ड कप चल रहा था एंड इस टाइम पे दुनिया ने एक ऐसी चीज देखी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। क्रोएशिया, एक ऐसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4 मिलियन भी नहीं थी, वो वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच जाते हैं अपनी हिस्ट्री में पहली बार। एंड जो आदमी उनको उस फाइनल तक लेके जाता है वो था उनका कैप्टन, उनकी हार्ट बीट, उनका लीडर, यानी कि लूका मॉड्रिच। उन्होंने अर्जेंटीना के अगेंस्ट स्कोर किया, उन्होंने अपनी टीम को डेनमार्क के अगेंस्ट जितवाया, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट जितवाया एंड फाइनली उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जितवाया एंड अपनी टीम को फ्रांस के लिए फाइनल में ले गए। जैसे कि हम जानते हैं कि क्रोएशिया उस फाइनल को 4-2 हार गई थी, बट लूका मॉड्रिच ने गोल्डन बॉल जीती थी, यानी कि उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर। बेटर देन एम्बापे जिन्होंने फाइनल में स्कोर करा था, बेटर देन ग्रीजमैन जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, शायद बेटर देन एवरी अदर प्लेयर फ्रॉम एवरी कंट्री। एंड फिर आता है December 3, 2018, द बैलन डॉर सेरेमनी। पिछले 10 साल से 2008 से बैलन डॉर अवार्ड को सिर्फ 2 आदमियों ने जीता था, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उस टाइम तक दोनों के पास 5-5 थे, 5 ईच। आप सोच के देखिए, कोई आसपास तक भी नहीं था। इनका डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि लोगों ने ये उम्मीद ही करनी छोड़ दी थी कि इनके अलावा कोई बैलन डॉर जीत भी सकता है। एंड उसके बाद स्टेज पे नाम लिया जाता है लूका मॉड्रिच, रियल मैड्रिड एंड क्रोएशिया। वो लड़का जो रेफ्यूजी होटल में रहा था, वो लड़का जिसको ला लीगा में वर्स्ट साइनिंग बोला गया था, वो लड़का जो मोरिनियो के बेंच पे बैठा रहा था, आज पेरिस की स्टेज पे खड़ा था विद बैलन डॉर ट्रॉफी इन हिज हैंड्स। लूका मॉड्रिच ने बोला कि जब हम छोटे होते हैं तो हम सबकी ड्रीम होती है। मेरी ड्रीम थी एक बड़े क्लब के लिए फुटबॉल खेलना एंड ट्रॉफीज जीतना, एंड बैलन डॉर मेरे लिए एक ड्रीम से भी बढ़ के है। उन्होंने रोनाल्डो से भी आगे फिनिश किया, वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके लिए लूका मॉड्रिच फील्ड पे गोल्स बनाते थे, असिस्ट देते थे, वो उसको इतना स्टेबल रखते थे कि रोनाल्डो गोल स्कोर कर पाए। एंड उन्हीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्राइवेटली लूका मॉड्रिच को मैसेज भी भेजा था। लूका मॉड्रिच ने बताया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने उन्हें मैसेज करके बोला, कांग्रेचुलेशंस एंड तुम डिजर्व करते हो एंड मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। ये मैसेज अपने आप में सब कुछ बता देता है। रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर आज कांग्रेचुलेट कर रहा है एंड ये बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूं उस प्लेयर को जिसने इन गोल्स को स्कोर करने में उस प्लेयर की हेल्प की थी। ये कोई जेलसी नहीं थी बल्कि रिस्पेक्ट थी, बिकॉज रोनाल्डो से ज्यादा ये कोई नहीं जानता था कि लूका मॉड्रिच ने रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को क्या दिया है। मोरिनियो, वही मैनेजर जिसने उसको साइन किया था जब दुनिया में उस प्लेयर को कोई भी साइन नहीं करना चाहता था, उन्होंने कहा कि जब कोई हिस्ट्री बना लेता है उस चीज में जो वो करते हैं तो वो इमॉर्टल से भी आगे निकल जाते हैं। एंड लूका मॉड्रिच ने आज बैलन डॉर जीत लिया एंड वो प्लेयर के कंपैरिजन से ऊपर बढ़ गए हैं। आप सोच के देखिए, फ्रॉम द वर्स्ट साइनिंग टू द इमॉर्टल। एक 6 साल का बच्चा जिसने अपने ग्रैंडफादर को कैस्केट में फाइनल गुड बाय किस की थी, एक ऐसा बच्चा जिसे क्रोएशिया के क्लब हाइडुक स्प्लिट ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा वीक लगता था, वो मिडफील्डर जिसे उसके क्लब एंड उनके फैंस ने वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन बोल दिया था एंड आज वो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर ऑन द प्लैनेट बन गया है। दुनिया में शायद बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो ग्रेटनेस में पैदा होते हैं, बट लूका मॉड्रिच एक वॉर के बीच में पैदा हुए थे। उसके बाद की सारी चीजें, चाहे कोई टच हो, चाहे कोई पास हो, चाहे कोई ट्रॉफी हो, चाहे कोई रिकॉर्ड हो, वो सब इन्होंने अर्न किया है, वो भी क्वाइटली, विदाउट एनी कंप्लेंट्स या फिर विदाउट एनी शॉर्टकट्स। हम शायद मेसी एंड रोनाल्डो में डिबेट करते रह जाएंगे, बट आपको एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया में शायद इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसको उसके क्लब ने यानी उनके फैंस ने वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन बोल दिया था एंड बाद में वही प्लेयर बैलन डॉर जीतता है एंड दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनता है उसी क्लब में। यह है लूका मॉड्रिच। मेरे हिसाब से इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी अब हम फुटबॉल में दोबारा कभी नहीं देखेंगे। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो ऑन लूका मॉड्रिच जहां पे मैं बताना चाहता था कि किस तरीके से आपको कभी होप्स पे गिव अप नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ड्रीम एंड ट्राई हार्ड, जिस तरीके से लूका मॉड्रिच ने करा। एक ऐसा प्लेयर जिसे उसके क्लब ने वर्स्ट साइनिंग ऑफ द सीजन बोल दिया एंड वहीं पे उसने बैलन डॉर जीता एंड अपने आप को प्रूव करा। तो वीडियो के बारे में आपको जो भी लगता है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई एस्पेक्ट मिस कर दिया है तो प्लीज वो भी बताइएगा। अगर आपको कोई एस्पेक्ट अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। वट एवर यू फील अबाउट द वीडियो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you.